नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी। अपने संबोधन में लालू यादव ने कहा कि किसी भी महत्वपूर्ण या नीतिगत मामलों पर अब सिर्फ तेजस्वी यादव ही बोलेंगे। सभी नीतिगत फैसले तेजस्वी यादव ही लेंगे। लालू यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से संगठित रहने और संभल कर बोलने की अपील की है। आप सभी साथियों को ठीक तेजस्वी ने संगठित रहिए, एकता बन रही और एकता में ही ताकत है। हमें इधर उधर नहीं भागना चाहिए और कुछ भी बोलने के पहले ये संभाल करके बोलना चाहिए कि सब तेजस्वी बोलेंगे, कोई भी मामले में हर आदमी नहीं बोलेगा। इससे मुझसे क्या निकल जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये मीटिंग करके हम लोगों ने तय किया, तिवारी जी यही है कि जो भी नीतिगत मामले में जो भी समस्या है उसका फैसला प्रेस को, मीडिया को तेजस्वी ही देंगे। और अब आप खबर तो समझिए, तेजस्वी यादव को फुल पावर आखिर क्यों दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। कई मौकों पर लालू प्रसाद इस बात को दोहरा चुके हैं। तेजस्वी के चेहरे पर ही आरजेडी ने 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा। 2020 चुनाव में तेजस्वी ने खुद को साबित भी कर दिया, लेकिन लालू को यह पता है कि अकेले दम पर बिहार में कोई सरकार नहीं बना सकता। इस समय भी बिहार में जेडीयू आरजेडी की मिलीजुली सरकार है। सरकार बनी, लेकिन कई मोर्चों पर दोनों दलों के बीच मनमुटाव दिखा। खासकर शिवानंद तिवारी ने जब नीतीश कुमार को संन्यास लेने की सलाह दी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 2023 में तेजस्वी को सीएम बनाने की बात की और जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह जिस तरीके से सीएम नीतीश पर निशाना साधते रहे, लालू प्रसाद अभी नीतीश कुमार के साथ कोई विवाद नहीं चाहते हैं। लालू प्रसाद को तेजस्वी तेजप्रताप के भविष्य की चिंता है। लालू यादव 2025 में तेजस्वी यादव को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं और इसी वजह से पार्टी की तरफ से आ रहे विवादित बयानों का असर गठबंधन पर पड़ सकता है। यही वजह है कि लालू यादव ने सभी नीतिगत फैसले लेने और उस पर बोलने का अधिकार सिर्फ तेजस्वी यादव को देकर पार्टी नेताओं को साफ संदेश दे दिया है। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर लालू यादव ने यह सख्त हिदायत सभी को दे दिया है। बढ़ते आगे, क्या लालू की पार्टी आरजेडी के महासचिव श्याम रजक ने लालू के बेटे और मंत्री तेजप्रताप को गाली दी? दिल्ली में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन का समापन इसी आरोप के साथ हुआ। तेजप्रताप कह रहे हैं कि श्याम रजक ने उन्हें गाली दी, तो श्याम रजक कह रहे हैं कि तेजप्रताप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकता। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। दिल्ली में आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इसी बैठक के बाद तेज प्रताप ने मंच पर अपने से पहले वाली कुर्सी पर बैठे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक को लेकर ये संगीन आरोप लगा दिया। तेज प्रताप के मुताबिक उनके पीए ने श्याम रजक को फोन कर बैठक से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी मांगी थी, जिस पर उन्होंने फोन पर पीए के साथ ही उन्हें भी गालियां दी। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियां दी। जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा, हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का कौन श्याम रजक ने ऑडियो भी है, जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। सबूत के तौर पर थोड़ी ही देर में तेज प्रताप ने श्याम रजक और अपने पीए की बातचीत का वो ऑडियो क्लिप भी जारी कर दिया। 1 मिनट 53 सेकंड के उस ऑडियो क्लिप में 3 जगह श्याम रजक अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं। पहले 18 सेकंड का वो हिस्सा सुनिए, जिसमें श्याम रजक तेज प्रताप की जगह उनके पीए के फोन करने से आहत लग रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2 जगह अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हमने वो हिस्सा बीप कर दिया है। मंत्री हो गए तो मंत्री का पीए फोन कर रहे हैं, व्यवस्था है क्या है? तो हम लोग भी मंत्री थे, कभी पीए हमारा नहीं किसी नेता को क्या बात कहा जाए यार।
हम लोग भी डायरेक्ट बात तय करते थे सबसे, बड़ी दिक्कत है। हालांकि श्याम रजक ने जिस अंदाज में उन शब्दों का इस्तेमाल किया वैसा कुछ लोग आम बोलचाल में भी करते हैं। वहीं तेज प्रताप के आरोपों पर जब श्याम रजक से सवाल पूछा गया तो जवाब देने की जगह वो तुलसीदास का दोहा पढ़ते हुए खुद को दलित, पीड़ित और एक भतीजे की मौत से परेशान बताने लगे। एक ही लाइन में मैं सारी बातों को पटाक्षेप करता हूँ। समर्थ के कोई दोष न होत गोसाई। जो सामर्थ्यवान होते हैं उसको कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। सामर्थ्यवान है, जो कहेंगे सामर्थ्य है। हम तो एक दलित हैं, हमारा भतीजा 3 दिन पहले डेथ कर गया, मैं बहुत दुख में हूँ। इस बयान के कुछ देर बाद श्याम रजक की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि वो बेहोश हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हमारा खाली कहना यह है कि अभी बिहार में 2 विकेट गिरे थे ना, एक कानून मंत्री का गिरा, कृषि मंत्री का गिरा, अभी देखिए कितने विकेट गिरते हैं। जब आप समझौता सिद्धांत विहीन करते हैं तो सब तो होता ही है ना। सवाल है कि क्या श्याम रजक तेज प्रताप के आरोपों से डर गए और उस डर की वजह से ही उनकी तबीयत बिगड़ी। सवाल ये भी है कि अब आगे श्याम रजक का क्या होगा। अमितेश सिंह, न्यूज़ 18, दिल्ली। और अब आप खबर तो समझिए, राजनीति में सम्मान ही नेताओं का कद तय करता है। सम्मान और पद से ही नेताओं की वफादारी भी तय होती है। कई बार मंत्री रहे श्याम रजक आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। श्याम रजक उम्र और अनुभव में तेज प्रताप के काफी बड़े हैं। श्याम रजक को तेज प्रताप के पीए का फोन करना अपने लिए सम्मानजनक नहीं लगा, लेकिन तेज प्रताप अपने सम्मान के आगे बड़े नेताओं का कद भी कभी नहीं देखते। तेज प्रताप की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेटे हैं। तेज प्रताप पहले भी सम्मान का सवाल उठाते हुए पार्टी के कई बड़े नेताओं पर बिफर चुके हैं। उन्होंने दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह से लेकर जगदानंद सिंह तक को नहीं छोड़ा और अब श्याम रजक ने फोन पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो तेज प्रताप यादव को नागवार गुजरा है और इसीलिए उन्होंने ये आरोप लगाया है और साथ ही साथ ऑडियो क्लिप भी वायरल किया है। बढ़ते आगे, तेज प्रताप की बात हो और जगदानंद सिंह का नाम ना आए, ये कैसे संभव है। दिल्ली में कई आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद तेज प्रताप यादव की तो चर्चा है ही, इस बात की ज्यादा चर्चा है कि जगदानंद सिंह राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। क्या पार्टी छोड़ेंगे जगदानंद सिंह? दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में देश भर के आरजेडी नेताओं का जुटान हुआ। बैठक में 5 प्रस्ताव पेश किए गए। सामाजिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव और विदेश नीति पर प्रस्ताव पारित हुआ। राजनीतिक प्रस्ताव के तहत कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। मिशन 2024 पर, 2024 को लेकर विपक्षी एकजुटता पर, 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता बनाए रखने पर, जातीय जनगणना पर और न्यायपालिका में आरक्षण पर भी। महत्वपूर्ण प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव जिसका बहुत महत्व है आज के दिन में, जब देश को एक अंधे कुएं में ले जाया जा रहा है, ले जाया जा चुका है। विदेश नीति जहां ढुलमुल रवैया है और आर्थिक प्रस्ताव जहां सरकार के पास न कोई सोच है, न समझ है, न कोई ब्लूप्रिंट। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भले ही 5 बड़े प्रस्ताव पारित हुए हों, लेकिन आरजेडी के इस अधिवेशन का पहला दिन 2 बातों को लेकर चर्चा में रहा। पहला ये कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पार्टी के महासचिव श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगाते हुए बैठक से निकल गए। दूसरा ये कि आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठक से नदारद रहे, जिसकी वजह से पार्टी नेताओं को सफाई देते नहीं बन रहा। जगता बाबू फिजिकली यहाँ आए या ना आए, अभिभावक हैं। हमारे तमाम साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अन्योन्याश्रय संबंध है। उनकी आज की गैर मौजूदगी उनकी हमेशा की मौजूदगी पर सवाल नहीं खड़ी कर सकती, ये स्पष्ट मानिए। आरजेडी के 2 दिवसीय अधिवेशन का पहला दिन तो विवादों को लेकर ही चर्चित रहा। दूसरे दिन क्या होता है, इस पर सभी की नजर है। नजर इस बात पर भी रहेगी कि क्या अधिवेशन के दूसरे दिन जगदानंद सिंह पहुंचेंगे। क्या जगदानंद सिंह आरजेडी में रहेंगे या पार्टी छोड़ देंगे। और तेज प्रताप के नए विवाद के बाद अब श्याम रजक का क्या होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
अब आप खबर तो समझिए। आरजेडी ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की। बैठक में विपक्षी एकजुटता के प्रस्ताव से बिहार से आगे की राजनीति का संदेश दिया गया। शोषित, वंचित और पिछड़ों की लड़ाई आरजेडी के एजेंडे में पहले की तरह ही बने हुए हैं। जाति और आरक्षण आरजेडी के कोर मुद्दे हैं, जिसके लिए जातिगत जनगणना कराने की बात भी कही गई। बिहार के बाद देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए संघर्ष की बात भी कही गई। नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल उठाते हुए केंद्र पर हमला भी बोला गया। बैंकिंग सिस्टम, बीमा कंपनियों और रेलवे के नियमों में बदलाव पर सवाल उठाए गए। लेकिन आरजेडी के प्रस्तावों का शोर नेताओं की नाराजगी में ही गुम हो गया। बैठक से निकलकर जहां तेज प्रताप यादव ने श्याम रजक पर गाली देने का आरोप लगा दिया, तो बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नहीं आने से उनकी नाराजगी की खबरों को और बल मिल गया। बढ़ते आगे और अब बात चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और सीएम नीतीश कुमार के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया था। रविवार को प्रशांत किशोर ने इस पर पलटवार किया है। अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है। बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए केंद्र से भी। वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। और हम आपको बताएं कि आप क्या प्रस्ताव लेके आए थे एक बार नीतीश कुमार जी के यहाँ। उप मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए। प्रशांत किशोर बनना चाहते थे उप मुख्यमंत्री। ये हम नहीं कह रहे, ये ताजा खुलासा किया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने। और हम आपको बताएं कि आप क्या प्रस्ताव लेके आए थे एक बार नीतीश कुमार जी के यहाँ। उप मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए। सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में सियासी गर्माहट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सबसे तीखी बयानबाजी सीएम नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर के बीच हो रही है। शनिवार को नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया था। रविवार को प्रशांत किशोर ने पलटवार किया। कहा नीतीश कुमार अकेले पड़ गए हैं और इस कारण से वो कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब साफ करें कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है। ये उसी का काम है, कर रहा है वो भीतर से। हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है? नीतीश जी पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है। उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूं और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? 13 सितंबर यानी 3 महीने पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद तक तो खामोशी छाई रही, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर ने जनसुराज यात्रा की शुरुआत की, खुलासों की झड़ी लग गई। सबसे पहला खुलासा प्रशांत किशोर ने किया। पीके ने ये कह के सनसनी फैला दी कि नीतीश कुमार ने खुद उन्हें बुलाया था, पार्टी लीड करने का ऑफर भी दिया था, लेकिन प्रशांत ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि नीतीश ने इससे इनकार कर दिया। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से गांव पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई, तब कुछ भी बोलता, हमने कुछ कहा। नीतीश और पीके के बीच चल रही इस जुबानी जंग में अब तीसरे किरदार की भी एंट्री हो चुकी है। वो हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। ललन सिंह ने पीके के सारे आरोपों को गलत बताते हुए नीतीश कुमार की बातों का समर्थन तो किया ही, नया खुलासा भी किया कि पीके डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर दिया था कि आप अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर लीजिए। आने वाले दिनों में खुलासों की और कितनी किस्तें सामने आती हैं, बस देखते जाइए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, क्या उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे पीके? 2018 में पीके जेडीयू में शामिल हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मनमुटाव पर 2020 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था।
पार्टी से निकाले जाने के वक्त प्रशांत किशोर जेडीयू के उपाध्यक्ष थे। अब पीके जेडीयू और आरजेडी दोनों को एक साथ चुनौती दे रहे हैं, जिसकी चिंता जेडीयू नेताओं को सता रही है। दरअसल प्रशांत किशोर एक सफल चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और जेडीयू की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कमियों को जानते हैं। चूंकि अब प्रशांत किशोर राजनीतिक जमीन की तलाश में हैं, पीके ने जन सुराज अभियान के तहत पदयात्रा भी शुरू कर दी है। पीके के निशाने पर 30 साल का शासन है। इन 30 सालों में या तो नीतीश कुमार सीएम रहे या फिर लालू परिवार सत्ता में रहा। यही वजह है कि पीके के निशाने पर या तो लालू परिवार या फिर नीतीश कुमार है। पीके सबसे ज्यादा हमला नीतीश कुमार पर ही कर रहे हैं और नीतीश कुमार की सरकार की खामियां गिना रहे हैं। पीके के हमलों ने जेडीयू नेताओं की बेचैनी को बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को लड़का कहकर संबोधित किया था, जिस पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने भी नीतीश कुमार को कई बार लड़का कहकर संबोधित किया। बिहार में लड़का पर छिड़े बड़का घमासान को आप भी जान लीजिए। लड़का पर बड़का घमासान सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन हंसिए मत। बिहार की सियासत में आजकल लड़का पर सच में बड़का घमासान छिड़ा है। शुरुआत तब हुई जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के एमएलसी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को लड़का कह दिया। कैसी कैसी बात बोलते रहते हैं। कोई कोई लड़का को ले आकर के रखे हैं, और क्या था, पहले था आरजेडी में, फिर आया मैंने यहाँ समझिए हम लोगों क्या जेडीयू में, अब गया है बीजेपी। ये क्या कर रहा है? सीएम नीतीश की बात सम्राट चौधरी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर 45 सेकंड में 5 बार नीतीश कुमार को लड़का कहा। तो जिस लड़के ने अपने जीवन काल में, अब तो बूढ़े हो गए होंगे, स्वाभाविक है, वो लड़का 7 बार पार्टी बदल चुका। 7 बार पार्टी बदलने वाला नेता या वो लड़का कि बिहार की राजनीति में आज कितने गठबंधन, कितने की राजनीतिक हत्या उस व्यक्ति ने की होगी, ये आप सोच नहीं सकते। दरअसल सम्राट चौधरी को लड़का शब्द से भी ज्यादा चिढ़ उस बात की हुई जिसका जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी को उन्होंने मान दिया। उसके पिता को कौन इज्जत दिया था? हम ही लोग न दिए थे जी। जो समता पार्टी बना था उसी में ना, यही ना गांधी मैदान में जिस दिन नामकरण किए थे समता पार्टी, और उसी दिन इंडिपेंडेंट थे यहाँ शामिल कराए थे। सम्राट चौधरी ने इस पर भी पलटवार किया और यहाँ तक कह डाला कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनने के लिए उनके पिता शकुनी चौधरी के पैर पकड़े थे। मेरे पिताजी से वो 20 साल छोटे लड़के थे। इन्होंने गोड़ पकड़ा, पैर पकड़ा कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए, तभी हम पार्टी के अंदर आएंगे। और समता पार्टी में तब नीतीश कुमार आए जब उन्होंने ये कमिटमेंट कराया कि हमको मुख्यमंत्री बिहार का घोषित करना हो। हालांकि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की उम्र में बहुत फर्क है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी और नीतीश कुमार साथ में काम कर चुके हैं। हो सकता है नीतीश ने उसी को ध्यान में रखकर ऐसा कहा हो। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी ना हो कि लड़का पर इतना बड़का घमासान छिड़ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 71 साल के हैं। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी उम्र में उनसे काफी ज्यादा छोटे हैं। सम्राट चौधरी के पिता और नीतीश कुमार साथ साथ काम कर चुके हैं। हो सकता है कि इसी नाते नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को लड़का कह दिया हो, लेकिन सम्राट चौधरी बड़ी पार्टी के बड़े पद वाले नेता हो गए हैं और शायद यही वजह है कि उन्हें नीतीश कुमार का लड़का कहा जाना पसंद नहीं आया होगा और इसी वजह से अभी लड़का पर घमासान मचा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।